तो आजकल एक वर्ड और चल रहा है प्रोमिनेंस में, वो चल रहा है प्रीनअप को लेकर के। तो आपका इसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है? मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। इंडियन सोसाइटी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहती है मूवीज से। जो इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं वो हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहते उनके अपने तर्क हैं। आप भगवान के सामने तो सर झुका लेते हो, पेरेंट्स से भाग के शादी कर लेते हो। आजकल लिव इन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही हैं और उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर? बाहरी सभ्यता से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? हमारे अपने कल्चर कम पड़ गए हैं क्या? आजकल एक वर्ड है डाउरी, दहेज। तो ये आजकल बड़ा प्रोमिनेंट है ये वर्ड, या थोड़ा टाइम के साथ थोड़ा सबसाइड हो गया है? इलीगल है तो इसका मतलब इलीगल ही है। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेंट टॉक्स। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। उनका नाम है मिसेस अंजू कुंवर। शी इज़ हेडिंग द क्लाइंट सर्विसिंग डिपार्टमेंट। वेलकम टू द शो अंजू जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सोमनाथ जी। अंजू जी, थोड़ी बहुत अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कितने साल हो गए आपको साइकोरेंट के साथ? अच्छा, अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन जब आप वो नंबर सुनेंगे ना, आपको हैरानी भी होगी। और मेरे कुछ दोस्तों को ऐसा लगता है कि इतने साल एक कंपनी में कैसे। सो मैं बताना चाहती हूँ आपको, कंप्लीटेड 24 सक्सेसफुल ईयर्स। ओह, दैट्स अमेजिंग। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब होता है ना, इतने साल कैसे एक कंपनी में। तो पहले तो होता था कि जैसे जॉब ज्वाइन किया था तो एक पर्पस था कि कुछ करना है, डिफरेंट है। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब इस प्रोसेस को आप समझने लगते हो ना, तो ये नीड बन जाती है अपनी ग्रोथ की। मतलब बहुत सारे लोगों से कुछ सीखा, सराउंडिंग से, क्लाइंट से, फैमिली से, एक्सपीरियंस से। सो वो सारी चीज़ें मिलके ना एक अलग एक्सपीरियंस भी देती है। और एक पैशनेट वर्क तो है ही, लेकिन पैशन से सिर्फ कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट लाइकिंग, इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस काम को आप इंटरेस्ट से नहीं कर सकते ना, आपको कभी नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से मेरे लिए ये एक रिलेशनशिप है साइकोरेंट के साथ, बहुत अच्छा वाला। तो अब जैसे आपने 24 साल इसमें लगाए, तो आपके बड़े एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तो आज हम बड़ी डिटेल में कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो पूछिए यार। तो अंजू जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि किसी को भी जो शादी करने का विचार रखता है या वांट्स टू गेट मैरिड, तो उनके लिए कौन कौन से टिक पॉइंट्स हैं कि जो होने चाहिए कि शादी के लिए ये इम्पोर्टेंट है? एग्जाम्पल फाइनेंशियल, एजुकेशनल, अपना घर, गाड़ी, सिक्योर जॉब, क्या क्या चीज़ें होती हैं? ओके, जैसे मैं साइकोरियन से एसोसिएटेड हूँ, तो मैं अरेंज प्लेटफॉर्म के बारे में ही बात करूँगी। यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स आते हैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, उनकी एक सेट क्राइटेरिया होती है। जैसे वो अपने बारे में प्रोफाइल बताते हैं, अपने रिक्वायरमेंट बताते हैं, तो हर चीज़ होती है। अब प्रॉब्लम ये आती है, कई लोग खुल के नहीं बोलते, वो सब्जेक्टिव वे में बात करते हैं कि हमें एजुकेटेड चाहिए, हमें ब्यूटीफुल चाहिए। इन सब का एक डेफिनेशन है। अब एजुकेटेड आप बीकॉम को भी बोल सकते हो, बीए को भी बोल सकते हो, बीटेक, एमबीए, हार्वर्ड, किसी भी उसको बोल सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपको क्लैरिटी देनी बहुत ज़रूरी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी के साथ अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे तो वो बहुत ईजी होता है। जैसे एज है, हाइट है, एजुकेशन है, फैमिली बैकग्राउंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है शादी के अंदर? किसके लिए बोल रहे हैं आप? लड़के के लिए? पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब अब आप सोचिए कि अगर कोई लड़की वाले, लड़के वाले, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है किसी भी पॉइंट से, तो वो कॉन्फिडेंस लैक करता है वो। सो अगर आज के टाइम पे कई फैमिलीज ऐसे होते हैं कि हमें लड़के लाइफ पार्टनर वर्किंग चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पैसे से उनको कोई इंटरेस्ट है। वो अपने काम में, अपने करियर को बिजी रहे, और अपने स्किल को क्यों वो छोड़े सिर्फ शादी के लिए। आजकल सोच भी ऐसी है कि जहाँ लोग ना पहले की तरह नहीं सोचते कि घर पे बिठा के रखना है, ये काम करना है। और पहली बात है कि कोई ये सोच ही कैसे सकता है कि हम अपने हिसाब से सामने वाले को चले। ये एक टीम वर्क की तरह है ना, कोऑर्डिनेशन। आप रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से शादी नहीं कर सकते यार। You have to be open. तो जब आपके पास लोग आते हैं, तो जब लड़के की एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि लड़के की इतनी सैलरी होनी चाहिए, इतनी इनकम लेवल होनी चाहिए, तो क्या लड़के वाले भी बोलते हैं कि लड़की वालों की भी इतनी इनकम होनी चाहिए, इतनी पैकेज होना चाहिए? ऐसा कुछ होता है या? डिपेंड करता है, होता है, ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं होता, बट डिपेंड करता है कि प्रोफाइल क्या है, फैमिली कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि अब किसी की रिक्वायरमेंट है, उनको
एफ्लुएंट फैमिली भी चाहिए, लेकिन रेनाउंड इंस्टीट्यूट से पास आउट लड़की चाहिए या लड़का चाहिए। प्रीमियम इंस्टीट्यूट। एग्जैक्टली। सो आप खुद ही सोच सकते हैं उसमें इनकम की बात तो आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में ये डिफाइन करता है कि अगर कोई IIT या हार्वर्ड स्टैनफोर्ड है तो वहाँ इनकम एक अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए कि इसकी अगर 30 एज का या 35 का है तो वो कितना अर्न कर सकता है। अब IAS ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ इनकम से ज़्यादा उस पोजीशन की ऑनर होती है, उस रिस्पेक्ट होती है। अब वहाँ पर ये नहीं बोलोगे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी सैलरी कम है, या प्राइवेट वाला है तो 1 CR, ये ऐसे डिफाइन नहीं होती। अगर लोग इसको ऐसे मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको, नंबर्स पे चलेंगे कि इनकम के हिसाब से, तो आप शादी के लिए ना लाइफ पार्टनर नहीं देख रहे हो, वो वहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे हो कि आपको बस नंबर से फ़र्क पड़ता है, जबकि शादी के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लव, ट्रस्ट, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, कंपेनियनशिप। ओके अंजू जी, जैसे हम लोग अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है इक्वालिटी को लेकर के, मेल एंड फीमेल की। जब हम लड़की की सैलरी की बात करते हैं कि लेट्स से एक पर्सन एक्स अमाउंट कमाता है, लेट्स से लड़का कमाता है, तो लड़की को जब वो एक्सपेक्ट करता है, वो कहता है कि मेरे बराबर हो, नीचे भी हो तो चलेगा। तो क्या ऐसा भी होता है जब लड़की एक अच्छा खासा पैकेज ले रही होती है तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाती है कि मेरा या मेरे से नीचे जाता है तो आई एम ओके विद दैट, या उसमें वो कहते हैं नहीं मेरे को ऊपर ही चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी का 50 लाख का पैकेज है और लड़की कहती है कि मेरे को जो लड़का चाहिए वो कम से कम 70, 80, 90, मैं 50 से नीचे नहीं देखूंगी। और फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ही अच्छा लड़का 40 लाख का है, तो क्या आप वो लड़के को रिकमेंड करते हो, या लड़कियों का थॉट प्रोसेस क्या है इन सब चीज़ों को लेकर के? सिर्फ एक चीज़ पे सजेस्ट नहीं कर सकते, एक क्राइटेरिया लेकर हमें चलना होता है। अगर कोई बोलता है कि किसी की रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर स्लैब की होनी चाहिए, तो एज अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर जो साइकोरियन इसमें बिलीव करता है कि हम वो बेंचमार्क सेट करके ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप किसी वजह से हमारे पास आए हो तो एक रैंडम सर्च के लिए नहीं आए हो, एक प्रोफेशनल हेल्प के लिए आए हो, तो आपकी क्राइटेरिया को तो ध्यान में ज़रूर रखा जाएगा। लेकिन कभी कोई ऐसा प्रोफाइल या एक कभी कोई सजेशन होता है हमारे काउंसलर के थ्रू, हम पहले उनसे डिस्कस करते हैं, उनकी कंफर्मेशन लेते हैं। अगर उनको वो ठीक लगता है, क्योंकि कई बार होता है लड़के की इनकम होती है, लड़के की इनकम होती है, बट फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या स्टेटस है, टोटलिटी देखी जाती है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, हम ज़रूर उनको डिस्कस करते हैं और भेजते भी हैं। तो ऐसा होता है कि कोई लड़की का अच्छा पैकेज है और लड़का आपको बाकी सारे पैरामीटर्स में अच्छा लग रहा है, उससे 5-10 लाख रुपए कम कमा रहा है, तो आप उसको रेकमेंड करते हैं, वो आपके कहने पे मान भी जाते हैं? मानते हैं। और मानने के लिए ना आप फ़ोन पे अगर किसी को बोलो कि आपको ये गे प्रोफाइल बता रही हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसे कोई नहीं मानता। जब तक आप उस क्लाइंट के साथ पर्सनली बॉन्ड क्रिएट नहीं करते, आपका रिलेशनशिप वैसा नहीं होता। अगर मैं आज आपको बोल दूँ सोमनाथ जी आप तो चाय पीते हैं, आप कॉफ़ी पी के देखिए, तो आप बोलोगे ना कि मैं नहीं पीता कॉफ़ी, आप मैं क्यों पी कर देखो। तो कहीं ना कहीं मेरी बॉन्डिंग आपके साथ एक जर्नी में ऐसी होनी चाहिए, डिस्कशन। एक रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है, एक कॉल पे रोबोटिक कॉल करना रिलेशनशिप मैनेजर नहीं है। आपको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, फिर उसके केस को, उसके अकाउंट को मैनेज करना पड़ेगा, फिर उस तीनों पार्ट को जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ आपको डिलाइटफुल हैंडल करना है। ये आसान काम नहीं है, यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है अंजू जी, जो वर्ड रिलेशनशिप है उसका मतलब ही है कि आप दोनों का एक क्लोजनेस होगी, तभी उस चीज़ को बोला जाए। बिना ट्रस्ट के, विश्वास के आप किसी का दिल जीत नहीं सकते। तो ये तो आपकी कंपनी की बहुत अगर प्रोफाइल बियॉन्ड उसके जाना, अगर रिक्वायरमेंट 50 की और आप कुछ और प्रोफाइल सजेस्ट कर रहे हो, तो बिना ट्रस्ट के वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? तो आप जैसे इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मली जो भी क्लाइंट आता है, आप सारे के सारे क्लाइंटों के साथ इतनी इंटीमेसी या इतना क्लोजनेस रखते हैं ताकि वो मार्जिन आप ले पाएँ, या जैसे आपने बताने की कोशिश करी कि हम उनको समझाते हैं कि क्या अच्छा है, और जब हम रिकमेंडेशन देते हैं तो उसके पीछे प्रॉज एंड कॉन्स भी बताते हैं, तो लोग शायद बिल्कुल साइकोरियन में इसीलिए ही लोग आते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं बॉन्डिंग, एक ट्रस्ट और एक रिलेशनशिप बनाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें टाइम लगता है। अंजू जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप जो अपना रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ रखते हैं, बहुत क्लोज रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप उनको गाइड करते हैं टाइमली, और जो आपको काउंसिल करना होता है वो आप टाइमली करते हैं। तो अब हम दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। आजकल एक वर्ड है डाउरी, दहेज। तो ये आजकल बड़ा प्रोमिनेंट है ये वर्ड, या थोड़ा टाइम के साथ थोड़ा सबसाइड हो गया है? इसके लिए ना आपको एक बात बताती हूँ, आपको मैं आपके स्कूल टाइम में ले जाना चाहती हूँ। ओके। स्कूल में ना पर्यायवाची शब्द सिखाते थे, जो इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम, सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। तो बोलते थे जैसे पानी का पर्यायवाची क्या है, बताइए।
मुझे नहीं पता। ओके, जल, नीर, ठीक है। अब वैसे अब क्या है कि जो दहेज वर्ड है ना, ये इलीगल है, बोल नहीं सकता कोई। इलीगल है तो इसका मतलब इलीगल ही है, ठीक है। उसका सिनोनिम क्या निकाला हमने? गिफ्ट्स, प्रेजेंट, अपने बच्चों को हम खुशी से दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे हैं। लेकिन पानी को आप नीर बोल सकते हो, नीर को पानी बोल सकते हो, लेकिन जो गिफ्ट है उसको आपने दहेज बोला है। दहेज को गिफ्ट, अब सोचो आप कि अगर किसी के बच्चे की शादी होनी है, वो खुशी से अपने बच्चे को दे रहा है, लेकिन वहाँ से कोई डिमांड नहीं है, लड़के वालों की तरफ से कोई डिमांड नहीं, आप अपनी खुशी से दे रहे हो। सो वहाँ पर हम इसको एक फॉर्म में बोल सकते हैं, वो अपने बच्चे को गिफ्ट दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, वो डाउरी नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ फोर्सफुली, प्रेशराइज, टॉर्चर या परेशान करके या डिमांड रख के बोला जाए कि हमें यही चाहिए, कुछ भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक है या कैश है, काइंड है, एनीथिंग, वहाँ पर उसे डाउरी बोलेगा। और डाउरी इलीगल है, जिसको साइकोरियन कभी प्रमोट नहीं करता। ओके तो अब जैसे कुछ कम्युनिटी के अंदर जो जो डाउरी वाला जो वर्ड है, वो शायद एडवांस में ही बोला जाता है कि हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन है या हमारा इतना बजट है। अब उसको डाउरी ना बोल करके हम बजट बात कर लेते हैं। बजट भी एक टाइप से डाउरी ही हुआ। इसमें भी एक और चीज़ है, आप शादी से पहले सारी चीज़ें तय कर रहे हो, सो म्यूचुअली एग्रीड है। आप नहीं, आप समझे नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कोई शादी के लिए सारी बात हो गई, मीटिंग्स हो गई आपकी, लड़के के घर चले गए, लड़की के घर चले गए, सब विजिट किया, उसके बाद आता है कि शादी में कितना लगा। और ये फैक्ट है, शादी में पैसे लगते हैं, Of course, ठीक है। अगर आप एक स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ पर पैसा आप अपने हिसाब से लगाओगे, जिसका जैसा स्टेटस है, कोई करना चाहते हैं नहीं कर, लेकिन मांग के दिए हुए पैसे, मांग के चीज़ें मांगी हुई है, जैसे आपने बोला मुझे ये इस मॉडल की कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको वो चाहिए, और सामने वाले की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो फुलफिल कर रहा है ये देने के लिए, उसे डाउरी कहेंगे। और डाउरी इलीगल है, उस पर केस बन सकता है अगर सामने वाला कंप्लेनेंट कंप्लेन करे तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मैं बनिया समाज से हूँ और मेरा 5 करोड़ का बजट है, तो आप उनको मना कर देते हैं या आप उनके लिए काम करते हैं? इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए क्योंकि अगर उनके समाज में ये चलता है और सामने वाले का भी ये है, दोनों की तरफ से म्यूचुअली अग्रीड है। मैंने आपको ये बोला, डाउरी तभी होगा जब सामने वाला ना दे पाए, प्रेशराइज किया, टॉर्चर किया। लेकिन यहाँ पर जब दो लोग एग्री कर रहे हैं और वो गिफ्ट के फॉर्म पे बोल रहे हैं कि हाँ हम अपने बच्चे को खुशी भी देना चाहते हैं, और सामने वाला भी उसी स्टेटस का है, ऐसा नहीं कि उसका स्टेटस नहीं है, सो जब दो लोग आपस में गिव एंड टेक की बात करते हैं तो उसे डाउरी नहीं कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आप डाउरी कब बोलते हो। पहले क्या होता था पुराने समाज में कि शादी कर ली, उनकी हैसियत नहीं है, औकात, वर्ड बहुत गलत है, लेकिन उनका फिनेंशियल स्टेटस मैच नहीं करता है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग उनको वो फुलफिल करना पड़ता था, क्योंकि उनके बच्चे के लिए रिश्ता आया। और समाज में सो कॉल्ड एक ऐसा है ना टैबू कि रिश्ता टूट गया तो कोई शादी नहीं करेगा, वो उस टाइम की बात है। तो वहाँ पर पेरेंट्स बड़े मुश्किल से चीज़ों को फुलफिल करते थे और अरेंज करते थे सामान को, ठीक है। और कई बार तो ये हुआ कि 50% रोका एंगेजमेंट के टाइम पे, शादी के टाइम पे, या उस दिन आपको रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट या चीज़ें आपको प्रेजेंट कर, लेकिन वो प्रेशराइज था। तो वो चीज़ें ही डाउरी होती हैं जहाँ पर प्रेशराइज और जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट। और आने वाले टाइम पे अगर वो लड़की की शादी हो भी जाती है तो आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ें सुनी होंगी जहाँ पर लड़कियों को डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, जलाया जाता है, फिजिकल इंजरी हो सकती है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ वो होती थी। और उस समय जब कोई केस करता था तो सिर्फ पूरे फैमिली को उसमें लिटिगेशन में जाना पड़ता था। धीरे धीरे ये हस्बैंड पे हुआ कि हस्बैंड को ही करेंगे ब्लेम, या कुछ भी ऐसा डाउरी का या जलाने का या इंजरी का केस होता है। बट धीरे धीरे ये चीज़ें अब लोग म्यूचुअली एग्री करके करते हैं कि हमारी ये है, हम अपने बच्चे की खुशी के लिए देते। और इन केस अगर भगवान न करे ऐसे केस में कहीं डिवोर्स हो जाता है तो वो अपना जो ये पार्ट है जो उन्होंने म्यूचुअली एग्री करके दिया वो सेटलमेंट में अपना क्लियर कर लेते हैं। ओके, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे लोग क्लियर करके चल रहे हैं। और अभी मुझे लगता है कि लोग डाउरी जैसे वर्ड को अप्रिशिएट भी नहीं करते और ना ही इसको फेवर करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को भी कि कोई डाउरी के बारे में बात भी करे, क्योंकि ये गलत है। तो अंजू जी, जैसे आजकल कुछ अखबारों में सुनने को मिलता है कि उन्होंने बाइक नहीं दी या कार नहीं दी तो वो अपनी बारात वापस ले गए, सुनने में आता है, आपने सुना ही हो। तो
ऐसी जगहों में क्या मतलब उनकी पहले ये सब बातचीत नहीं होती, उसकी वजह से होता है, या साइकोरन उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है जब ऐसे दो परिवारों को मिलाता है, तो क्या क्या इंश्योर करते हैं आप? यहाँ बात साइकोरन की नहीं है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में कोई भी फैमिली अगर ऐसे सिचुएशन को फेस करता है, सो लेने वाला और देने वाला दोनों ही गलत है। ओके। और साइकोरन क्या किसी को भी एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो तो आप आगे आने वाली जनरेशन को ये बता रहे हो कि हमने तो ये सह लिया, कर लिया, आगे तुम भी कर लो। ओके। आप एक एग्जाम्पल सेट करो। आपने कहा न्यूज़पेपर में आया, तो न्यूज़पेपर में तभी आया ना जब ये चीज़ बताने वाली ज़रूरत अवेयरनेस की बात है, तो आप अवेयरनेस को अवेयरनेस की तरह ही लो। तो ऐसा जब हुआ, मतलब जिनके साथ ये हुआ होगा, तो सो उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, कंप्लेंट करना चाहिए था, पुलिस केस करना चाहिए था। कुछ केसेस में तो मेरे ख्याल से FIRs भी हुई हैं जहाँ पे, और जो लोग डर के नहीं करते वो बहुत गलत करते हैं। उनकी अपनी सिचुएशन हो सकती है, मुझे नहीं पता कि लोग क्या किस फेज से अपनी जर्नी गुजरते हैं। ओके। सबकी अपना तरीका है हर चीज़ को डिसीजन लेने का, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी वो गलत है। गलत होने देना और उसको देखना भी गलत है। तो अंजू जी, आपका जो 24 साल का एक्सपीरियंस रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंस रहा है जहाँ पे सिर्फ पैसे की वजह से कोई रिश्ता टूटा हो? नो, एक भी आपका ऐसा क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लोगों ने इतनी अच्छी खूबसूरती से हैंडल किया कि ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जब दो परिवारों को आप मिलाते हैं एज साइकोरन, तो आप लोग किस हिसाब से उसको मैच करते हैं, या उनका क्या क्राइटेरिया रहता है जिसकी बेस पे आप लोग उन दोनों को मैच करते हैं? जैसे उनके पैरामीटर्स हुए, फिर आपने कहा आप बहुत सारी काउंसलिंग करते हैं, उसके अलावा भी कोई आपकी तरफ से इनपुट रहता है उनको? जी उसके अलावा आप देखो क्लाइंट्स क्या होते हैं या मेंबर्स क्या बताते हैं कि उनकी एज है, हाइट क्राइटेरिया है, एजुकेशन है, ये तो पेपर पे हो गया, लेकिन उसी के हिसाब से आप उनको सर्व करोगे, प्रोफाइल्स भेजोगे ना, तब भी उनको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग जो होता है ना, वो हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट नहीं होगा। सो उस प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं कि उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि आपको अगर हमने इतने सारे रिश्ते भेजे या एक दो भी भेजा है, सो उसमें आपका क्या आउटलुक था कि आपको प्रोफाइल समझ में नहीं आया। तब वो अपनी चीज़ बताते हैं कि इसमें हॉरोस्कोप हो सकता है, या फिर उनको अपीयरेंस का कुछ लग सकता है, या ऑलरेडी वो मिले होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जो शायद वो फ़ोन पे शेयर ना करना चाहें, उसके लिए वो पर्सनली विजिट करते हैं। ओके। सो बहुत सारी चीज़ें, और धीरे धीरे ही आप समझ सकते हो। जैसे रिश्ते बनाने के लिए समय देना पड़ता है, तो कई बार क्लाइंट्स की चॉइस को समझने के लिए भी सेम फार्मूला ही है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, कभी ऐसा होता है अंजू जी कि दो परिवार के बीच में इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के जैसे कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि कितना लगाना है, कहाँ? जैसे लोग आजकल बॉलीवुड से बहुत इम्प्रेस्ड है, उनको डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए। अब एक परिवार वाला कहता है मैं नहीं डेस्टिनेशन कर सकता, वो कहता है नहीं हमारी चॉइस ऐसी है। तो इस जगह पे आप लोग को इंटरवीन करते हैं या कोई मिडवे सोल्यूशन निकालते हैं? मैं उन लोगों को ये ज़रूर बोलूँगी जो लोग ना बॉलीवुड से कंपेयर करते हैं। ओके। आपका जो स्टेटस है, आप कंपैरिजन उसके साथ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका एक लेवल है, आप डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपकी एक ख्वाहिश है, विश है, क्या आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली उतना अफोर्ड कर सकती है? ओके। शादी तो मून पे भी हो सकती है, तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों नहीं है? ओके। आप बताइए। नहीं, वो वहाँ पे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। नहीं, बट धीरे धीरे लोगों ने सोचा ना, हम कहते हैं ना मंगल पे जाना है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी नहीं सकता। क्या पता आने वाले टाइम पे वो भी हो जाए डेस्टिनेशन हो। अभी तो दुबई तक है, मॉरिशस, मालदीव्स हैं, हो सकता है बॉलीवुड का स्टार चांद पे करे तो हम भी उनसे इंस्पायर होकर शुरू करें। तो हम उन्हीं से कंपेयर क्यों करें? तो बेंचमार्क कौन बनाता है फिर इन सब? अब जैसे बॉलीवुड काफी सारी चीजों में इम्पैक्ट करता है, जैसे कई लोगों की एक्सपेक्टेशन। आपने ये देखा है बॉलीवुड जो सिल्वर स्क्रीन पे दिखता है वो बॉलीवुड है, या उनके घर में जो चल रहा है वो बॉलीवुड है? जो दिखता है वो बॉलीवुड है। नहीं, जो उनके घर पे चल रहा है वो बॉलीवुड है। आपने कि आप उसके लिए टिकट खरीद के आप मूवी देख के आते हो, 2 घंटे का टाइम स्पेंड करके आपने बॉलीवुड देख लिया। तो 2 घंटे को आप अपना पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस देख के सब, अच्छा आलिया भट्ट ऐसे दिखती तो ऐसे ही रहती होगी, ऋतिक रोशन तो ऐसे ही डांस करता, तो घर में डांस करके ही काम करता होगा। तो अंजलि आप ओमपुरी ऐसे ही बात करता, अच्छा मैं खुश हुआ, तो ऐसे ही बात करता होगा वो। बट लॉजिक लगाइए ना। अंजलि, आप व्यूअर्स को ये समझाइए कि अगर कोई आदमी या कोई लड़की या कोई मेल पिक्चर से देख करके इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो क्या वो गलत है या वो सही है? इन्फ्लुएंस वर्ड में ना 2 चीज़ आती है, आप क्या देख के हो रहे हो।
मूवीज अच्छी भी आप बनती पिक्चर है। देखते हो? आप पिक्चर देखते हो? बिल्कुल देखती कोई पिक्चर आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी, हूँ, बहुत सारी लगती है। तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट होगा जो आप जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुए? जैसे मैंने एक पिक्चर देखी सरदार उधम सिंह, या मैंने देखी भाग मिल्खा भाग, तो या चंदू चैंपियन, ये कुछ पिक्चरों ने बहुत इंस्पायर किया। तो मैं उन चीज़ों से इंस्पायर हुआ। अब कुछ चीज़ों को लेकर के मैं इंस्पायर नहीं होता। आप किसी पिक्चरों से इंस्पायर हुई हो? बहुत सारी मूवीज से हम इंस्पायर होते हैं, बट मेन है कि सबकी एक पर्सनैलिटी होती है, किसको क्या अट्रैक्ट करता है। अगर सपोज मुझे लगता है कि शॉर्ट कपड़े पहनना, फॉर इंस्टेंस अगर मुझे लगता है वहाँ होके वो पहन के घूमना, पार्टी करना, वो उस पार्ट मूवी में, तो मैं उससे होंगी। लेकिन अगर मैं उस पर्सनैलिटी के नहीं, मुझे ना भजन देवी भक्त वो वाला होगा, तो मैं उस टाइप की मूवी से इंस्पायर होंगी। मुझे लगता है मुझे सोल्जर्स हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं जवान मूवी से इंस्पायर हो जाऊंगी। अगर मुझे लगता है कि हाँ देश के लिए कुछ करना है, गांव वालों के लिए कुछ, मैं स्वदेश मूवी से हो जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सनैलिटी में सारे ट्रेट्स नहीं हो सकते, सब हो सकते हैं, लेकिन किसको कहाँ कितना यूज करना है वो जरूरी है। आप कितना कंट्रोल करते हो अपने आप को, तो गलत चीज़ों से दूर रहने की। और गलत डिफाइन कौन करता है? आप खुद ही करते हो। तो जब आप, जैसे फॉर एन एग्जांपल पिक्चर्स की, आप जब शादी के लिए कोई आपके पास कैंडिडेट आता है तो जो पिक्चर्स मांगते हो, तो आप जो लड़कियों की पिक्चर है, लड़कों की पिक्चर है, वो सूट या साड़ी में ही मंगाते हो या कैजुअल में भी मंगाते हो? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, वो जिसमें उनको लगता है मैट्रिमोनी पर्पस के लिए जो फोटो सूटेबल है वो दे सकते हैं। मतलब उसमें आप अपनी तरफ से कोई, मैट्रिमोनी पर्पस की वजह से ही तो आप उनको असॉर्टमेंट देते हैं कि बता देते हैं कि थोड़ा सा डिसेंट पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ओके। फोटोग्राफी ऐसी ना हो कि बहुत सारे लोग ग्रुप में खड़े हो जिसमें मेन कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने में टिक मार्क लगाना पड़ रहा है। बहुत सारे, हाँ, ऐसा ना दे, इंडिविजुअल दे, पेरेंट्स फैमिली फोटो दे सकते हैं। ओके, वो बेटर होता है, क्योंकि आजकल लोग देखते हैं कि एटलीस्ट फैमिली पिक्चर्स भी दे दो, इंडिविजुअल फोटोग्राफी हो या पूरा, मतलब कोई भी ऐसी जो क्लियर पिक्चर शो करती हो। और ड्रेस को लेकर के आप लोग बहुत पर्टिकुलर हैं कि इस टाइप की ड्रेस होनी चाहिए, या उसके लिए आप ओपन रहते हैं? लोग समझदार हैं सोमनाथ जी, अपने आप अच्छी पिक्चर्स ही देते हैं। तो आप अपनी सॉर्ट आउट करते हैं? जैसे कई लोग मैंने देखा है हम क्लियर देखते हैं कि ऐसा पिक्चर ना हो कि सामने वाले को देख के समझ में ना आए, पर्सनैलिटी का आइडिया ना लगे। जैसे कोई, मान लीजिए आप किसी ने सेल्फी लेके दे दी, फॉर इंस्टेंस ओके, सेल्फी पिक्चर खींचेंगे आप और एक नॉर्मल फोटोग्राफी एक पिक्चर क्लिक करोगे, दोनों में फ़र्क होगा। बिल्कुल। तो प्रेफर करते हैं कि सेल्फी हमें ना दे। अच्छा, सेल्फी ना दे। अच्छा, कैंडिडेट मतलब कोई और खींच रहा हो वो वाले पिक्चर्स, ताकि वो फिल्टर्स वगैरह जो आते हैं वो चीज़ें ना रहे। तो अब इस बात को हम फर्दर और आगे बढ़ाते हैं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, एक बिजनेस फैमिली का एक प्रोफेशनल के साथ जो हमारा जो मैच बैठता है, या बिजनेस का बिजनेस को चाहिए या प्रोफेशनल को प्रोफेशनल चाहिए, वो भी थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है या अभी भी वही है? डिबेट करते हैं, बिजनेस में भी जाते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल भी जाते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस में भी करते हैं। उनकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है? कई बार होता है कि लोग देखते हैं कि बच्चे की एजुकेशन देखें वो, सो वो अब उसमें पेरेंट्स जॉब के भी हो सकते हैं, जॉब करने वाले, और नहीं, कोई डायनामिक्स चेंज हुआ है सोसाइटी के अंदर कि जैसे कि कोई, जैसे पहले बिजनेस वाले बिजनेस ही मांगते थे, अब प्रोफेशनल लोग ना ये सोच के ज़रूर आते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। ओके। लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रपोजल देखते हैं, सर्विस देखते हैं, आके मिलते हैं, वो चेंज होती है। अब उसमें प्रोफेशनल बिजनेसमैन के साथ भी क्लिक हो जाता है, और कई बार उनकी रिक्वायरमेंट बिजनेस फैमिली के साथ ही, तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो प्रोफाइल देख के भी डिसीजन लेते हैं। तो ऑप्शन में ये रहता है कि बिजनेस का प्रोफेशनल से भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, तो थोड़ा लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस या सिमिलैरिटी थोड़ा सा वो ज़रूर देखेंगे। ओके। इतना अप एंड डाउन नहीं होता। अब ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली हम एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल ले लें अंबानी का और हमारा ही ले लें, तो ऐसे नहीं हो सकता। Okay. थोड़ा सा ना बैलेंस करना। तो अंजू जी, बॉलीवुड के ऊपर वापस चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग। आपको बड़ा प्यार है बॉलीवुड से? मैम, सबको है, आप नहीं देखते पिक्चर? इतना प्यार क्यों हो गया आपको बॉलीवुड से? हमारे आपके सारे एग्जाम्पल में बॉलीवुड है। हमारे इंडियन, आपने साउथ की मूवीज नहीं देखी? बिल्कुल देखिए। वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो इंडियंस को दो चीजें बहुत पसंद है, क्रिकेट और मूवीज। लेकिन क्या पसंद बॉलीवुड है? मुझे साउथ की मूवीज बहुत पसंद है। मूवीज पसंद है ना? हाँ, ओके। तो अब मूवीज ओलंपिक भी पसंद है मुझे। स्पोर्ट्स आ गया ना? हाँ, तो उसमें आप क्रिकेट आप स्पेशली बोल रहे हो ना? मैं आई एम अ क्रिकेट फॉलोअर। आप कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप है? ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो आपको काफी निराशा हुई होगी कल नीरज जी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। जब पाकिस्तान जीत गया, मुझे गोल्ड मेडल वाला उनका। ओके। तो जैसे हम बात कर रहे थे बॉलीवुड की, तो थोड़ा आप मुझसे कितना एग्री करते हैं इस बात के ऊपर कि इंडियन सोसाइटी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहती है मूवीज से, बॉलीवुड से या फिल्मों से? जो इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं वो हो जाते हैं।
जो नहीं होना चाहते उनके अपने तर्क हैं। अच्छा, जैसे आजकल ब्यूटी क्वेश्चन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रहती हैं कि मेरी जो वुड बी वाइफ हो या वुड बी हस्बैंड हो, वो पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे होने चाहिए, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ही शुड कैरी हिमसेल्फ वेरी नाइसली। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है या इस चीज़ को लेकर के उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते लोग? जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। सो अगर मुझे लगता है कि मेरी जो नज़र है उसमें मुझे कलर, कॉम्प्लेक्शन, फिज़िकल अपीयरेंस, वेट, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, तो मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। लेकिन मेरे लिए इनर ब्यूटी मायने रखती है, तो मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत वाइडर होगा। ब्यूटी आप कितने दिन तक रह सकते हो, मतलब आप सस्टेनेबिलिटी क्या है उसकी। ओके आप किसी को पसंद करते हो तो लव एट फर्स्ट साइट में आप जैसा दिखता है आपको वैसा प्यार होता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, लाइफ को चलने के लिए आपको ब्यूटी काम नहीं आएगी। आपको लव, ट्रस्ट, केयर, ये जो वर्ड्स है ना बहुत ऐसे लगते हैं ना बेकार से, वो लोग भूल चुके हैं। शादी के लिए ना कोई ये नहीं बोलता कि मुझे एक लविंग वाइफ चाहिए, मुझे ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, मुझे केयरिंग वाइफ या हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे हैंडसम और रिच हस्बैंड चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स कहाँ गए हैं? तो आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पे बात क्यों नहीं कर रहे। हम पैसा, प्यार, ये सब तो है, लेकिन ये इसका डेप्थ में कहाँ गया? वो सारा खत्म है नहीं खत्म है। क्राइटेरिया में। जैसे क्या बोलते हैं, मुझे एज चाहिए, हाइट चाहिए, लुक्स चाहिए, इनकम चाहिए, लेकिन केयर की बात कहाँ कोई कर रहा है? लव नहीं चाहिए किसी को। तो आप ऐसी चीज़ों को काउंसल कैसे करते हैं लोगों को? मिलते हैं लोगों से, ऑफिस मिलने के बाद आप उनको कैसे विजिट वो करते हैं। कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज कैसे करते हैं किसी परिवार में या किसी जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ, मेरे को एक लड़की चाहिए और मेरे को मेरा ब्यूटी क्वेश्चन जो है, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और आपने मुझे एक लड़की सजेस्ट करी, शी मे बी नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, वो एवरेज लुकिंग है, तो आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं इस अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल से एक सवाल की तरह पूछना चाहती हूँ। आप इसको खत्म कर लें फिर हम उस पर चलेंगे। नहीं, मैं पहले पूछना चाहूँगी। अच्छा ठीक है, पूछिए। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप देखते हो, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझसे बॉलीवुड का जिक्र किया था, जी तो वहाँ पर आपने बोला वहाँ पर ब्यूटी बहुत एक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर सारे जो आप फिजिकल अपीयरेंस की अगर आप बात कर रहे हो, तो आपको एक गुड लुकिंग, स्मार्ट, एक अच्छी पर्सनैलिटी के लोग दिखते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है या इंटरनेशनल भी फॉरेन मूवी इंडस्ट्री में भी, क्या उनके डिवोर्स या सेपरेशन नहीं होते? क्या वो लोग एक दूसरे को, मतलब इतने सुंदर दिखने में, बात करने में, पर्सनैलिटी, सब कुछ होता है, तो इसका मतलब डिवोर्स तो नहीं होना चाहिए था। अब किसी की वाइफ मिस यूनिवर्स हो सकती है, मिस वर्ल्ड हो सकती है, किसी का मिस कोई ग्लैड रैक्स का पेजेंट का विनर हो सकता है। Okay. तो वो दो कपल तो एकदम आइडल होने चाहिए, उनका डिवोर्स तो हो ही नहीं सकता। आप कह सकते हो ऐसा हाँ मैं कह सकता कि डिवोर्स नहीं हो सकता ना? हूँ। देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेज पे लेकर के चले तो वो नहीं, होना मतलब ब्यूटी के क्राइटेरिया पे ऐसे, मतलब बहुत गुड लुकिंग कपल का डिवोर्स हो ही नहीं सकता। आप ये मानते हो? तो उनके लाइफ में कोई और गुड लुकिंग आ गया, शायद उसकी वजह से डिवोर्स हुआ हो। जरूरी ना कि गुड लुकिंग का ही रिप्लेसमेंट गुड लुकिंग है, लेकिन उनका तो नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी सेलिब्रिटीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मैंने कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी को किसी ऐसी लड़की या लड़के के साथ नहीं देखा जिसकी पर्सनैलिटी खराब हो। सो ब्यूटी टाइम बीइंग के लिए आपको अट्रैक्ट करती है, उसके बाद आप दूसरी ब्यूटी से रिप्लेस कर देते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आप मुझे किसी की भी बात करें, ऐसा ही होता है? नहीं होता। नहीं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना हम लोग। नहीं, मतलब ऐसा ही होता है इन जनरल, ऐसा नहीं होता। आप, क्योंकि आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, आपको अपनी सक्सेसफुल मैरिज चाहिए, तो उसके लिए ब्यूटी का क्या रोल है? या पार्टनरशिप को टीम वर्क की तरह देखना चाहिए? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ अंजू जी, जब आप किसी क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि ये ब्यूटी के हिसाब से उतनी हाई नहीं है, जैसे एक अबव एवरेज हो गया, एक एवरेज हो गया, एक बिलो एवरेज हो गया, ठीक है, ये लड़के के ऊपर भी बात कर ले। लेट्स से एक लड़की आकर के कहती है आई लुक वेरी नाइस, आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी चार्मिंग और आई हैव अ वेरी हैंडसम पर्सन, तो वो जो लड़का है ब्यूटी वाइज शायद वो 50% ही है उसका। तो ऐसे केसेस में आप कन्विंस कैसे करते हो क्लाइंट्स को? जी, प्रोफाइल में क्राइटेरिया ब्यूटी एक पॉइंट होता है। लेट्स से वो किसी का 90% क्राइटेरिया है। नहीं, 90% क्राइटेरिया चलो मान लेते हैं, 10% वाला तो है ना स्पेस। अच्छा, आप उसी को कैपिटलाइज करोगे? रियलिटी को दिखाना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। आप शादी करने जा रहे हो, आप किसी लिव इन प्लेटफॉर्म पे नहीं हो कि आपको अट्रैक्शन होगा, आपको साथ रहना और वही रहेगा। आप मैरिज इसमें हो। ओके सो जो हमारा इंडियन मैरिज सिस्टम है या हिंदू मैरिज एक्ट है, वो ये नहीं कहता कि आप शादी करो, आपको ठीक नहीं लगता आप छोड़ दो।
ओके ये पॉइंट नहीं है। तो अगर आप शादी के लिए बात कर रहे हो तो शादी जैसी सोच रखो ना। ओके सो मेरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ऑब्जर्वेशन परसेप्शन को, अगर मैट्रिमोनी के लिए आते हैं, साइकोरियन में आते हैं, तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ आने के लिए आपके मन में मेन इंटेंशन क्या है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर देखना, एक गुड लुकिंग रिच लाइफ पार्टनर जो प्यार ना करे, ऐसा मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं बोला कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसमें? अगर आपके पास ये ऑप्शन हो पैसा तो आप और सही प्यार सवाल में, पूछ रही हैं कि- हाँ, तो आप क्या नहीं, तो मैम मैं आप क्या इसका बड़ा सिंपल सा सवाल का जवाब है कि मैं दोनों का 50-50% लूंगा। मैं ब्यूटी भी 50% लूंगा और प्यार पैसा भी 50% लूंगा। अच्छा, अब कैसे मतलब बताएंगे थोड़ा? जैसे थोड़ी ब्यूटी हो जाए, थोड़ा पैसा हो जाए। तो पैसा कितना होगा, ब्यूटी कितनी होगी, तो अलग मतलब किसको आप डिफाइन करोगे इसमें? आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि आप ब्यूटी प्यार प्यार चूज करोगे या पैसा पैसा? लेने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? कि हमारी जो मतलब आधा ही पैसा क्यों, पूरा क्यों? जब मांग ही रहे हो तो आप पूरा ही ले। कि मैं जब शादी करूंगा तो मेरे लेवल मेरे से 1-2 स्टेप नीचे भी हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, या एक मेरे से ऊपर हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। दैट मीन्स 50%। ब्यूटी जो मेरी पर्सनैलिटी है उससे 10-20% प्लस माइनस ले लूंगा। तो मैंने क्वेश्चन मतलब दोनों के 50-50% ले लिए, मार्जिन ले लिए। आप होते आप क्या करते हैं? से इंसान ना वही लेता है जिसके पास वो होता नहीं है। तो यानी अगर आपके पास ब्यूटी नहीं है तो उसको तो कहीं ना नहीं कहीं चाहिए? नहीं, वो नहीं कह रही, मैं ये बता रही हूँ, एक अपना एक ना अप्रोच होता है कि आपके पास जो नहीं है आप उसके पीछे भागते हो। ओके ठीक है, अगर मुझे ऐसा मिले कि पैसा चाहिए प्यार, तो मैं प्यार ही लूंगी, पैसा तो मैं खुद कमा लूंगी। तो ये आप सबको गाइड भी करते हैं कि ये मेरी सोच है, मैं इसी पे रहना चाहूँगी। मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं, उतना तो मैं कमा ही लूँगी। और मैं जानती हूँ अपने बारे में कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे किसी के पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, प्यार ज़रूर चाहिए। तो ऐसा होता है अंजू जी, जब आपके पास क्लाइंट आता है, जैसे उसका 1 करोड़ का पैकेज है, वो कहता है अगर 25 लाख भी कमाता हो लेकिन वो मुझे प्यार करे तो हम एक्सेप्टेबल, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। ऐसा होता है? आप दोबारा पूछे प्लीज़। एक लड़की है, उसका लेट्स से 50 लाख रुपए का साल का पैकेज है। वो कहती है कि मैं 50 लाख कमाती हूँ, बहुत कमाती हूँ। तो वो लड़का ना भी कमाए तो मेरे लिए चलेगा, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मेरे को प्यार चाहिए। ऐसा कभी होता है आपके साथ? मतलब कभी किसी क्लाइंट ने बोला हो कि फाइनेंशियल पैरामीटर मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता? ऐसा 1-2 केस में ज़रूर हुआ है जहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, सारे प्रोफाइल में नहीं बोलूँगी। थोड़ा आप कुछ complication- हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एग्जांपल दें, अगर किसी एक जो आप जिसकी बात कर रही हैं। बोलना नहीं चाहती मैं, लेकिन आप इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं एक हाईलाइट जरूर करना चाहती हूँ। जनरल वहाँ पर बच्चों में थोड़ा सा ना एक चैलेंज था। ओह आई सी। ओके, वहाँ पर ये था कि उनके पास फिनेंशियल सब कुछ था। पॉइंट ये था कि अगर डिफरेंटली एबल्ड बोल दिया, कोई ऐसी चीज़ थी जो फिजिकली अनफिट सा बोल सकते हो, कोई भी मेल फीमेल दोनों में, वहाँ पर ऐसा ज़रूर आया था कि उनको ये चाहिए था कि एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी। उनके पास मॉनेटरी सपोर्ट, इंडिपेंडेंट सब कुछ था, बट जो चीज़ चाहिए थी लाइफ को रन करने के लिए, क्योंकि वो बच्चे की एज बहुत छोटी थी, सो उनको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे लोग प्यार के लिए आए या उनकी एक्सपेक्टेशन दूसरी हो, बाकी फिनेंशियल बिजनेस तो सब कुछ है उसमें वो सपोर्ट कर देंगे। वो उन्होंने ओपन करके बोला था, सामने वाले पे प्रेशर भी ना हो और ये भी ना लगे कि सिर्फ पैसे के लिए आ रहा है, वो क्लियर चीज़ें थी। तो बहुत रेयर होता है ऐसे, लेकिन हाँ ऐसे कुछ केसेस ज़रूर आए। ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते होंगे जहाँ पे पेरेंट्स बोलते होंगे कि देखिए हमारे लिए फाइनेंशियल मैटर उतना नहीं करता, लोगों के ख़ानदान ज़्यादा मैटर करता है, या उनकी जो लेगेसी है फैमिली की। जैसे कई लोग हैं जो एक टाइम पे बहुत रिच थे, वो उतने रिच नहीं रहे, बट उनका अभी भी नाम है, दे आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर नेम, या उनके जो बड़े बुजुर्गों ने काम किया उसकी अभी भी एक लेगेसी वो कैरी करते हैं। तो क्या ऐसे अभी भी लोग हैं जो उस लेगेसी के पीछे जाते हैं? वो कहते हैं जी अगर इस खानदान का बच्चा है तो विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट, नो मैटर वेदर दे हैव मनी और नॉट? नहीं ऐसा मेरे पास तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा मेरे पास ऐसा नहीं, क्योंकि लोग सिमिलर स्टेटस करंट वैल्यूएशन में उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेगेसी होगी थी अलग बात है, लेकिन करंट क्या है आपका, आज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल फैमिली है और उसको मालूम चलता है ये पहले इनके जो अभी वो क्या करता है अभी, अब जैसे वो कोई ग्रैंडफादर उनके महाराजा थे या जमींदार थे किसी टाइप के, तो वो उनका आज भी आज उनका बेटा या वो फैमिली क्या करती है? अभी वो नॉर्मल फैमिली हो गई, जैसे आप और हम हैं नॉर्मल फैमिली हो गए, तो ऐसे लोग मानते हैं? ऐसे नहीं ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। जो मेरे नोटिस में आया, जिनको मैंने डील किया या फैमिली को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ऐसे केसेस नहीं हैं, उनको करंट स्टेटस चाहिए। तो आजकल लिव इन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रही हैं और उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं।
और क्योंकि अभी सोसाइटी ने इस चीज़ को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया, बट मूवीज़ को देख करके, फिल्मों को देख करके थोड़ा सा सोसाइटी में थोड़ी सी एक हलचल तो हो रही है लिव इन को लेकर के। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर? क्योंकि पहली बात है, लिव इन करता कौन है, किस एज ग्रुप के लोग? अब जैसे हमारे पास जो मेंबर्स हैं क्लाइंट हर एज के आते हैं, 20 से लेके 60, 65, Okay. इसके बीच में मेल फीमेल दोनों, ठीक। ओके, अब पॉइंट ये है कि लिव इन में रहते कौन है? ओके, 20 प्लस वाले, 30 प्लस वाले, 40 वाले, मेजॉरिटी किसकी और किन शहरों में है, और ऐसा वो क्यों करते हैं? ओके। सो मुझे ये लगता है कि उनका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा कि लिव इन में रह के पहले हम पार्टनर्स को समझेंगे, देखेंगे, फिर शादी में जाते हैं। अगर ठीक नहीं लगा तो छोड़ देंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई टैग भी नहीं है डिवोर्स का। हाँ, मतलब नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन मैं इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती। ये मेरी सोच है। ओके, आप इसे पुराने ख्यालों का बोल दो या दकियानूस बोल सकते हो, पर ये मेरे ख्याल है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता या कल्चर नहीं है। ओके, भारत देश ऐसा है जहाँ पर हम अपने कल्चर की बात जब करते हैं तो हम वही जो आप पहली बात कर रहे थे बॉलीवुड इन्फ्लुएंस वाला, तो हम बाहरी लोगों से, बाहरी सभ्यता से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? हमारे अपने कल्चर कम पड़ गए हैं क्या? ओके। हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हम हैं अपने culture wise। हाँ, आज भी जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या इंटरव्यू लेते हैं तो अपने भारतीय परिधान में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज़, या लोग हैं जो देख रहे हैं हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं साथ में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। राइट। आज भी जब शादी होती है तो लोग जब यूनाइट होते हैं, जैसे रोका में, एंगेजमेंट में या डेस्टिनेशन वेडिंग में, आप कभी उनके ड्रेस है वो सब थीम देखना, वो एकदम ट्रेडिशनल पे ही होते हैं। उसको थोड़ा फ्यूजन इफेक्ट दिया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के बहुत क्लोज है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि लिव इन रिलेशनशिप ये हमारा नहीं है कल्चर, ये यूके, ऑस्ट्रेलिया ऐसे बाहरी देशों में बहुत जा रहा है, और उससे लगता है लोगों को कि पहले पार्टनर्स को समझते हैं फिर शादी करेंगे, और अगर वो पार्टनर नहीं अच्छा लगा तो क्या फिर दोबारा लिव इन में किसी और के साथ रहेंगे? सो तब तक रहते रहेंगे जब तक उनको एक अपना सो कॉल्ड लाइकवाइज माइंडसेट का लाइफ पार्टनर ना मिल जाए। सो ये तो गलत है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सीरियसली ले नहीं रहे हो, मैरिज करने जा रहे हो, आप किसी को ट्रायल रन पे नहीं ले रहे हो। लेकिन आजकल जो जेनजी है या जो हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है, वो किसी कमिटमेंट में जाना नहीं चाहती है। उस कमिटमेंट से पहले वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम लोग कंपैटिबल हैं। तो क्या और तरीके हैं जिसके थ्रू वो मालूम चल सकता है, या लिव इन को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी और चीज़ से? रिप्लेस वर्ड से ही बताती हूँ। अभी 1 जून को एक लॉ पास हुआ था, आईपीसी को रिप्लेस किया था भारतीय न्याय संहिता ने। अब जी। इसका एक सेक्शन 69 है, वो ये बताता है कि अगर आप किसी के साथ लिव इन में रहते हो जी। और अगर बाई चांस फिजिकल रिलेशनशिप होता है उसमें, जी। और बाद में लड़का या लड़की कोई भी किसी का मन नहीं करता उसमें शादी करने का, जी। तो ये पूरा लॉ ये बताता है, लड़की के फेवर पे जाता है अगर वो ये बोल देती है, और वही अपने आप में एक एविडेंस है कि इस रीज़न से उसने मेरे से शादी नहीं की, लेकिन मेरा मन, चाहे वो म्यूचुअली एग्रीड हो, ओके। लेकिन अगर लड़की चाहे तो वो उसमें एलिगेशन लगा सकती है, और ये लॉ लड़कियों के हित में उन्हीं के लिए जा रहा है। तो कई बार हो सकता है कि लड़की गलत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं, लेकिन लॉ लड़कियों के फेवर में है ये। तो आप ये नई जनरेशन को क्या तो आप लिव इन करो, ठीक है, तो आपके साथ ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ओके। जैसे आप अगर किसी के 3 साल के बाद पता चलता है या कि आपने ऐसा किया था, तो भी वो लड़की के वर्डिंग्स को ही मानेंगी। तो जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो तो शादी क्यों नहीं करते? मेरा पॉइंट ये है कि ये सब जो लिव इन का जो स्टार्ट किया है बाहर के कल्चर को देखकर, ये क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे? तो मुझे लगता है अंजू जी, क्या उनके पेरेंट्स खुश नहीं हैं? वो अपने आइडल को देखते हैं ना, अपने सराउंडिंग में पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, तो उन्हें क्या लगता है? मुझे ये लगता है वो देख के उनके मन में आया ये कि लिव इन कर देखना चाहिए। करेक्ट। तो मुझे ये लगता है अंजू जी कि साइकोरिन जो आपका मैट्रिमोनियल सर्विसेज है, शायद वो इस सब चीज़ों में उनको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, जहाँ पे आप उनकी पूरी इंसाइट, उनके थॉट प्रोसेस, उनके नेचर, उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टेटस, ये सारी चीज़ें आप वैट करके आप उनको बता सकते हैं, ताकि जो उनको लिव इन के बाद जो चीज़ मालूम चलती है वो आप प्री हैंड बता सकते हैं, ताकि उसकी वजह से उनके डिसीजन मेकिंग थोड़ी और ईजी है। करेक्ट? मेरा बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। या कुछ और पॉइंट्स आप इस पर नहीं, डालना बिल्कुल चाहते हैं? सही बोल रहे हैं आप।
तो आजकल एक वर्ड और चल रहा है प्रोमिनेंस में, वो चल रहा है प्रीनअप को लेकर के। तो आपका इसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है और ये क्यों इतनी आजकल रेलेवेंसी में आ रहा है? बढ़ते हुए डिवोर्स के कारण। ओके और ये जो प्रीनअप है, ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके लेकिन जो ये प्रीनअप करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कल को अगर डिवोर्स होता है Okay. तो सेटलमेंट में मॉनिटरी कोई भी ऐसी चीज़ है वो पहले क्लियर करके चलते हैं कि बाद में उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन प्रीनअप अपने आप में ये कहता है कि आपकी शादी टूट भी सकती है। हाँ, उसको इन इवेंट ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। सो आप पहले ही प्रिपेयर होते हो कि शादी टूट भी सकती है। ओके तो टूटने के लिए शादी तो नहीं करनी चाहिए। आप पहले ही क्लॉज लेके चल रहे हो और ये बिजनेस डीड नहीं है तो आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होकर के चल रहे हो कि कल को कि हाँ कल को अच्छा मैंने ऐसा किया, मेरे पैसे तो मैंने इतने डाले हैं, वो उसके इतने हैं, कल को बच्चे होते हैं तो कस्टडी मेरे पास होगी, उसके बाद सब मैं लिख देते हो उसमें। तो कल को आप किसी के साथ चीट करते हैं, कोई भी आप किसी वजह से भी शादी टूटती है फॉर एनी रीज़न, तो प्रीनअप तो रेडी है। इसका मतलब है कि आप लिव इन में रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचो। प्रीनअप करो तो शादी मेंटेन करने के लिए, सक्सेसफुल मैरिज के जो रास्ता है उस डायरेक्शन पे जाने से अपने आप को रोक रहे हो, तो शादी करनी क्यों है फिर, जिनको प्रीनअप और लिव इन करनी है। तो आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं कि प्रीनअप वाला कॉन्सेप्ट पुनः ही नहीं चाहिए? अपने कल्चर को क्यों फॉलो नहीं कर सकते? तो प्रीनअप का मेनली पर्पस ये रहता है कि कल को इन इवेंट ऑफ एनी अनहैपनिंग, मतलब अगर कोई चीज़ें नहीं वर्कआउट हो पाई तो जो उनका जो शेयर होल्डिंग है या उनकी जो अंडर फाइनेंशियल जो उन्होंने अपने आपस में डिसाइड किया वो हो पाए। तो ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दोनों के लिए ठीक भी है कि दोनों एक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन लेकर के अपने अपने रास्ते निकल जाए? ठीक है, नहीं मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। मेरी ओपिनियन में मैं इसका बिल्कुल भी फेवर नहीं करूँगी। शादी हम निभाने के लिए करते हैं, तोड़ने के रास्ते ढूंढने के लिए नहीं करते। ओके और आपको ये पता होगा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन प्रीनअप एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आजकल के जो करंट सिनेरियो में आपकी जैसी कंपनी है साइकोरन मैट्रिमोनियल, उसकी रेलेवेंस क्यों बढ़ गई है, या आप लोगों के डायनामिक्स इतने क्यों बदल गए हैं, या आप आजकल आप लोगों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है लोगों को आपके पास आने की? सिंपल आंसर इसका फैमिली। जो पहले फैमिली में था ना कि एक दूसरे का पता होता था कि अच्छा ये केयर है, सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट भी, इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट, आपस में एक बॉन्डिंग हुआ करती थी। आज भी लोगों ने देखा कि बच्चे जैसे पढ़ाई के लिए भी या किसी काम के लिए भी दूसरे शहर में या इंडिया से बाहर कहीं भी रहते, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस करते हैं। जब अपने कंट्री अपनी फैमिली के पास आते हैं ना, सो उनको बहुत रिलीफ और एक कंटेंटमेंट जैसा लगता है सब। तो जब शादी करके आप अलग ही रहना चाहते हो या कुछ भी ऐसा है, तो वो आपकी बॉन्डिंग और फैमिली वर्ड का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। तो आप फैमिली किसे कहोगे? आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, जिन्होंने आपको बड़ा करके सब कुछ करके किया, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उसका कोई डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक फैमिली जब अगर आपको लगता है कि किसी की कोई तबीयत ख़राब है या कोई मिस हैपनिंग है, कुछ भी बुरा होता है, सबसे पहला कॉल आप किसको करते हो? पेरेंट्स को, फैमिली को, एक बहुत क्लोज पर्सन है। तो वो चीज़ें पेरेंट्स जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ये चीज़ समझते हैं। ओके साइकोरन में आने का पर्पस ही यही है कि वो चाहते हैं कि उनको अच्छी फैमिली मिले। शादी से लड़का लड़की का मिलन नहीं है, बिल्कुल आप फैमिली के साथ भी डील करते हो। ओके सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग ना जो हमारे पास आते हैं उनका जो पर्पस है और रादर उनकी जो नीड है कि फैमिली के साथ लोग कनेक्टेड रहें, ग्राउंडेड रहें, उनको वैल्यू समझ में आई। अगर एक को प्रॉब्लम होती है तो सारे बैक सपोर्ट की तरह खड़े रहें। ओके अगर खुशी की चीज़ होती है, कोई भी ओकेशन होता है, तो एक कॉल पे किसी को बुलाना पड़ता है, आए नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सारे होते हैं आसपास, सब पहुंचते हैं। ओके अब कोई भी गैदरिंग देखो, अगर मान लो किसी की शादी या बर्थडे फंक्शन है, कोई भी ओकेशन है, सोचो उसके घर में सिर्फ लड़का और लड़की दो ही है, बाकी सिर्फ ऑफिस वाले क्लोज फ्रेंड्स इधर है, लेकिन फैमिली कोई नहीं है। ओके सो कैसा लगेगा वो देखने में भी? लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं कि हाँ दुनिया क्या कह रही है, खुद के लिए सोचो आप। कि अगर मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थी, वो कहीं और है, आपके साथ आपके नहीं है, सो क्या है ये? ओके ओके तो हम अब जैसे आपने अभी बात करी कि साइकोरन बहुत सारी चीज़ों को इंश्योर करता है कि फैमिली कंपैटिबल है, सूटेबल है, एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। तो इसमें आजकल एक हेल्थ एस्पेक्ट को लेकर के भी कंसर्न्स आ रहे हैं कि किसी की हेल्थ को लेकर के या उनकी फिजिकल फिटनेस को लेकर के ऐसी भी कोई चीज़ें हैं जो आप लोग फॉलो करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इंश्योर करते हैं कि दोनों हेल्दी हैं और दोनों ठीक हैं, फिजिकली फिट हैं? से इंटरनल की बात करें तो अभी हमने ऐसा नहीं किया है। ओके
लेकिन अगर कोई ये हाईलाइट करता है कि उसको ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कोई मेडिसिन पे वो अपना उसका लाइफ चल रही है, कुछ भी ऐसा मेंशन कराना चाहता है, सो वी डेफिनेटली डू आस्क कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहते हो। पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। मतलब किसी की हिस्ट्री जैसे कोई और कभी ज़रूरत पड़े, अगर ऑन डिमांड अगर किसी फैमिली को हम सजेस्ट करते हैं, वो उनको हम ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनको ये ठीक भी लगता है कि ठीक है अगर सब कुछ ठीक है, कैन बी कंसिडर्ड जब हो जाता है। अगर उनकी रिक्वेस्ट पे अगर वो बोलते हैं कि हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई पेपर या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी ऐसा मेडिसिन का फॉर्मेट उनको दे दें जो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो ज़रूर हम प्रेजेंट कर देते हैं उनसे पूछ के। तो अभी आप किसी क्लाइंट से मेडिकल हिस्ट्री लेते हो, आप पूछते हो जनरल, अगर वो वॉलंटरीली बताना चाहे तो वो ले लेते हैं, नहीं बताना चाहे जैसे किसी को डायबिटिक है या कोई हाइपरटेंशन है या किसी को थायराइड है या किसी भी जिसकी, तो कई लोग छुपाना चाहें तो वो छुपा भी सकते हैं, अगर ना छुपाना चाहे तो वो आपको वॉलंटरी बता सकते हैं। सी देखो, छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा सकती हैं, लेकिन जब आप शादी करते हैं ना, छुपा के जो शादी करोगे या चीज़ें हाइड करके करोगे, हाँ कॉम्प्लिकेशन, और वैसे ही आप बोल रहे सक्सेसफुल तो होंगी, तो आप झूठ पे तो चलेंगे। आप लोग अभी कोई मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेते हो क्लाइंट से या अभी ऐसा कोई? ऑन रिक्वेस्ट अगर कोई बोलता है तो आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आइडियल एज गैप को लेकर के आप लोग कितना गाइड करते हैं लोगों को, या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? रिक्वायरमेंट सबकी डिफरेंट है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक मेंबर आए थे, ही इज़ 55 अप्रॉक्सीमेट 55-56 ईयर्स, सेकेंड मैरिज। ओके। और उनकी जब उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई कि उनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो उनको कंपेनियनशिप के लिए ये सब बताया, सो वी वर लाइक कि ठीक है ऐसी चॉइस हम दे सकते हैं। ओके। बट टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपनी एज पैरामीटर को मेंशन किया। अच्छा। शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं बोलूँगी, उनकी रिक्वायरमेंट है बहुत न्यूट्रली लेना है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। 35 से ऊपर वो नहीं देख रहे थे। वो खुद 55 साल के थे। Exactly. was looking for somebody below 35. Yes. Okay. और कुछ मेरे पास ऐसे फीमेल क्लाइंट्स ऐसे ही हैं जहाँ पर जो सिर्फ 2 साल या 2 साल छोटे लड़के से शादी करना चाहती है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे सारे लोग हैं, रेयर हैं, लेकिन एक एग्जांपल्स हैं ऐसे कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी चॉइस से, कुछ लड़कियां यंग लड़के ज़्यादा प्रेफर करती हैं, लड़के अपने से एज में बहुत ज़्यादा एज गैप है, बट मेजॉरिटी में अगर देखेंगे तो न्यूट्रली 3-4 साल 5 साल का एक एज गैप चलता है। तो जब ये लोग आपके पास अपनी एक्सेप्शनल डिमांड लेकर, जैसे हमने 55 साल वाले जेंटलमैन की बात करी, तो उनके माइंड में था क्या जो जिसकी वजह से वो 35 मांग रहे थे? उनको ये लगता है कि वो 55 सिर्फ एक नंबर है, वो अंदर से अभी भी वो 35 के ही हैं या 40 के होंगे। ओके। वो अभी रियलिटी तक तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। तो वो तो 20 भी समझ सकते हैं ना अपने आप को। मेरे ख्याल से 35 भी उन्होंने ज़्यादा ही बता दिया होगा। सो जो भी है, बट उनको अंदर से ये लगता है कि वो ही इज़ क्वाइट यंग, वो सब कुछ कर सकते हैं, फिजिकली फिट हैं, योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। अच्छा, उनको तो ये वैसे नहीं है, 55 उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। ओके। तो उनको अपनी लाइफ पार्टनर से चाहिए जो 35 की हो, मैक्सिमम 35। अगर उस केस में अगर ऐसी ही लेडी होती जो फिजिकली फिट होती, स्कूबा करती, योगा करती, सब कुछ करती, तो यू वुड हैव एक्सेप्टेड दैट लेडी या नहीं? कैसे मतलब? अगर उन्होंने कहा वो 55 के होते हुए भी यंग अपने आप को महसूस करते 35 के, अगर ऐसे ही हम एक लेडी उनको सजेस्ट करते जो 55 की हैं लेकिन लगती नहीं है और वो सारी एक्टिविटीज करती हैं जो मैं सजेस्ट करती हाँ, आप उनको कन्विंस भी करते कि मैंने पहले भी आपको बताया था इनिशियल कॉन्वर्सेशन में कि कोई भी एक्सेप्शनल प्रोफाइल हो जहाँ हमें एक इंस्टिंक्ट लगता है कि हाँ ये सजेस्ट कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन कभी बैरियर रहा ही नहीं है, प्लेटफॉर्म ओपन है, हम एटलीस्ट उनसे बात तो करेंगे। हाँ या ना उनका डिसीजन रहेगा। बोल तो सकें, इतना तो बॉन्डिंग और रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए कि एटलीस्ट वी कैन टॉक अबाउट इट। तो नॉर्मली जैसे आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आप मिनिमम कितनी एजों में आप शादियां कराती हैं या हाईएस्ट शादियां कितनी कराई, दोनों का बैंडविड्थ अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? हर एज में शादी होती है। मिनिमम और मैक्सिमम की अगर हम बताएं कि मिनिमम इतना था और मैक्सिमम अपने जो 24 इयर्स की भी हमने शादी कराई है लड़के की, और 49 इयर्स की भी कराई है। और सेकंड मैरिज में जिनके बच्चे थे उनकी भी शादी कराई है विद चिल्ड्रन। तो हाईएस्ट एज लिमिट कितनी रही है आपकी? 70। आपने किसी 70 इयर्स के जेंटलमैन की आपने शादी कराई और उसमें लेडी कितने साल की थी? 60।
आई गेस। ओके, उन दोनों के बच्चे थे, दोनों सेटल थे। ओके, मस्ट बी अ वंडरफुल फीलिंग। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि वहाँ पर ट्रू लव और कंपेनियनशिप की ज़रूरत है। ओके, वहाँ ये लगता है कि ठीक है, आपके साथ रहने के लिए, आपके सुख दुख में कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर सुबह उठे हो तो आपको देखना पड़े कि मेरे लिए कौन है। वो एक फीलिंग होती है ना लोनली, कि आप सी लाइफ हमेशा सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं होती है। Correct. आपका एक मैट्रिमोनी, मैरिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपकी नीड अलग है, लेकिन आपको जो डेली रूटीन में आपको एक पार्टनर चाहिए ही चाहिए। सो उसके लिए अगर वो देखते हैं कि वो मॉर्निंग में उठते, कोई उनका केयर करे, घर आते हैं तो कोई आपका वेट करे। एक एज में आपकी बॉडी उतनी अलाउ नहीं करती, आपको बहुत सारे बीमारियों का एक इंडिकेशन आता रहता है। उस टाइम में आपके मॉरल सपोर्ट के लिए, आपको कुछ भी चीज़ हो जाए, आपको कॉल करके कोई पूछे आप ठीक हो ना, सो ये जो वर्ड्स है ना, प्यार, ये बहुत ज़रूरी है। तो शायद इसीलिए मेरे ख्याल से जब ये ऐसी शादियाँ होती है ना, दिल से बहुत खुशी होती है। तो इनमें क्या इनके बच्चों ने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल किया? करते हैं वो। अच्छा, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत होती है, और उनके तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते हैं। अच्छा, शादियों? अरे वाह, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे तो बहुत सारी आपकी सक्सेस स्टोरीज होंगी जहाँ पे आप लोगों ने ऐसे कराया होगा। आजकल लव मैरिज को लेकर के या अपने पेरेंट्स की विश के अगेंस्ट शादी करने का काफ़ी आजकल ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मतलब कई जगह ये काफ़ी प्रोमिनेंस में है जहाँ पे लोग लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो एज एन साइकोरियन आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? ट्रेंड तो नहीं लगता मुझे। आप कहीं पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, किसी भी एक ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पर आपको किसी से अटैचमेंट हो जाती है, इन्फैचुएशन हो सकता है, बट वो खुद को समझने वाली बात है कि वो लव है, इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन है, या शादी वाला प्यार, सो कॉल्ड, वो चल सकता है। Okay. अगर वहाँ पर क्विक डिसीजन में, इमेच्योरिटी से वो डिसीजन लिया गया है दो पार्टनर्स में, दो कपल्स में, तो वो शायद वो एक फेलियर हो सकता है अगर इमेच्योरिटी में लिया गया है। तो आप ज़रूरी नहीं बोलूँगी, ट्रेंड की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है कि आप समझो अपने पार्टनर को, पहले आपको ठीक लगता है फिर डिसीजन लो, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, उनकी गाइडेंस लो, उन्हें क्या लगता है, फैमिली से मिलवाओ। रिश्ता एक सोर्स हो सकता है ना लव मैरिज के, आपने एक पार्टनर अपने सराउंडिंग से फाइंड किया, जैसे हमारे पास आते हैं, हम एक सोर्स है, हमारे थ्रू एक लाइफ पार्टनर वो सेलेक्ट करते हैं। बट पेरेंट्स के गाइडेंस के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी शादी होनी चाहिए, उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पे बच्चे थोड़े से स्टबन हो जाते हैं, वहाँ पे आपका पर्सनल मानना ये है कि उनको पेरेंट्स को डेफिनेटली थोड़ा इन्वॉल्व हो करके उस चीज़ मेरे को ख्याल देखना से चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। आप भगवान के सामने तो सर झुका लेते हो, पेरेंट्स से भाग के शादी कर लेते हो, ये थोड़ा सा ना अजीब लगता है। हिपोक्रेटिक बोलोगे या डिप्लोमेसी, कुछ भी है, ये सही नहीं है। तो मुझे लगता है हर बच्चे के लिए जो माँ बाप की जो उनके प्रति फीलिंग है वो मेरे ख्याल से बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जो भी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करना चाहेंगे, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए डिसीजन तो गलत लेना भी नहीं चाहेंगे। पैदा करने से लेके पालने, वो जो जर्नी है निस्वार्थ भाव से जो किया है, उसका गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट भाग के उनको इग्नोर करके, डिसरिस्पेक्ट करके आप दोगे, एक दिन आप भी पेरेंट्स बनोगे। बहुत अच्छी बात बोली है अजू जी आपने। फील तो होगा उस दिन ही। तो अजू जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत हमने ज्ञान की बातें करी, बहुत सारी आई ओपनर्स थे आज हमारे लिए। कुछ और अपने व्यूअर्स को आप शेयर करना चाहेंगे जो दे शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट, या कोई चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये माइंड में रखिएगा हमेशा जब मैच मेकिंग के लिए आता है? थैंक यू सो मच कि हमने इतनी सारी बात की, और ज्ञान की बात मैंने तो नहीं की, मैंने अपने दिल की बात शेयर की है। शायद इससे पहले मैंने कभी भी इतना ज़्यादा कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया। मेरा पॉइंट ये, और सबके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी काम करो दिल से करो, और कहीं भी रिलेशनशिप या रिश्ता फाइंड करने के लिए, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें को देखना पड़ता है, तो सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि लाइफ आपकी है। और उस डिसीजन को और कॉन्क्रीट करने के लिए आप साइकोरन के पास आइए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंजू जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। अगले पॉडकास्ट में हमने कुछ और क्वेश्चंस बनाए हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you all viewers for watching this program, and for any matrimonial requirement of yours, please contact the below numbers. Thank you so much. See you in the next episode. Thank you.